गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? करें स्टार्ट। बच्चों, सोशल एनवायरनमेंट हमने पढ़ लिया था का और उसकी कुछ केस स्टडीज हमने देख ली थी, है ना। और कुछ और वीडियोस एक दो मेरे पास और है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना, सोशल एनवायरनमेंट में। और कितनी वीडियोस दिखाई थी मैंने आपको? एक दिखाई थी, दो दिखाई थी। एक कौन से वाली? भूल गए। एक तो महिंद्रा वाली और दूसरा वो रिश्ते वाली। चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या मटेरियल है जिससे हम सोशल एनवायरनमेंट को और समझ सकते हैं। हाँ जी बच्चों, कुछ आइडिया लगा आपको? हल्का सा, अभी मैंने पूरी वीडियो नहीं दिखाई आपको, लेकिन हल्का सा कुछ आइडिया लगा कि ये सोशल एनवायरनमेंट कैसे चलेगा यहाँ पे? क्या बताओ, क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। एजुकेशन कैंपस। एजुकेशन कैंपस 10% एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में भी बताएं। इजिप्ट में बेटा 90% जो मेजोरिटी है वो किसकी है? मुस्लिम्स की है, ठीक है ना। और 10% लोग कौन है? क्रिश्चियन है। और आपको सारे लोगों को मालूम होगा कि शरिया में इनको ना जो शराब वगैरह है उसे क्या बताया गया है? हराम बताया गया है। क्या बताया गया है? तो जो मुस्लिम्स लोग होते हैं, तो मुस्लिम्स लोग बहुत ना के बराबर, मतलब बहुत ना के बराबर अल्कोहल का क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। बहुत कम करते हैं, अजी हाँ, नहीं बहुत कम। मुस्लिम कम्युनिटी में शराब का जो यूसेज है वो बहुत कम है, क्योंकि उनके एक कोई तो उनके जो भी होता होगा, मुझे ज्यादा नहीं पता, हाँ, मौलाना साहब जो भी, या उनके जो भी ग्रंथ होते होंगे, तो उसमें, हाँ, कुरान में या शरिया में, तो उसे वो कुछ वो उसे मतलब उसके यूसेज को उन्होंने डिनाई किया है कि ये हराम है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारी चीजें हैं कि इनके यहाँ पे वो होता है ना, बेसिकली जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट समझ रहे हो? कौन से वाला इंटरेस्ट? ब्याज वाला इंटरेस्ट। तो उसे भी क्या बताया गया है? हराम बताया गया है कि ऐसे इंटरेस्ट नहीं लेते। तो अभी ना बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जो सोशल फैक्टर है, जो सोशल फैक्टर, तो सोशल फैक्टर किसी बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। अब एक इजिप्ट एक टूरिस्ट प्लेस है। कैसा प्लेस है? टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन वो टूरिज्म इंडस्ट्री को ये चीज बड़ा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि जो विजिटर्स आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उन्हें क्या चाहिए होती है? अल्कोहल चाहिए होती है, शराब वगैरह चाहिए होती है। लेकिन वहां पे क्या है? बैन है। तो ऐसे वो जो टूरिज्म सेक्टर है वहां पे, उस पर क्या पड़ता है? इम्पैक्ट पड़ता है। और जो शराब वाला जो बिजनेस है उसके ऊपर क्या पड़ता है? इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे जो कसिनोज वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो जो जुआ वगैरह खेलना भी, वैसे तो वो हिंदू धर्म में भी क्या है? अच्छा नहीं है जुआ खेलना, तो है ना, तो वहां पे भी उन्होंने मना किया है। तो जो कसिनोज वगैरह है, जिन कसिनोज में, जिन रेस्टोरेंट में क्या होती है, लिकर क्या होती है? सर्व होती है।
तो वो सब क्या है, उनके ऊपर क्या पड़ता है, बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, ये पॉलिटिकल फैक्टर नहीं है, इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं है, यानी कि इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग कोई फैक्टर नहीं है। ये कौन सा फैक्टर है, सोशल फैक्टर। कौन सा फैक्टर, जो सोसाइटी के अंदर जो फैक्टर्स चलते हैं उनसे बिजनेस के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चों। हाँ जी, यहाँ पे बच्चों सोशल के साथ साथ कौन सा एनवायरनमेंट भी लग जाएगा, वेरी गुड, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट कैसे लग जाएगा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, वहाँ की गवर्नमेंट ने मतलब जो लाइसेंस वगैरह लेना है तो उसके लिए बड़ी क्या आ जाती है, डिफिकल्टी जाती है। पहले बड़े आसानी से लाइसेंस लिया जाता था। तो एक कंपनी कौन सी है, अल हरम करके कुछ लिखा था यहाँ पे, तो वो कंपनी को इजीली लाइसेंस मिल गया था, तो उसकी एक टाइप से क्या है, मोनोपोली है। अच्छा, फिर रमजान का महीना आता है, किसका महीना आता है, तो उसमें तो इलीगल है बेचना, क्या है। तो देखो रमजान कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे तो कोई अगर थोड़ा बहुत भी बिजनेस करता होगा ना, या इवन अगर ये कंपनी भी करती है तो वो बेच ही नहीं सकते। ठीक है ना, यस और नो। जैसे भारत में भी होता है बच्चों, सावन का महीना आता है तो जितने भी नॉन वेज वाले बिजनेस होते हैं, जो ओपन में जो बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट इन सबको क्या करा देती है, बंद करा देती है। तो ऐसे ही हम इजिप्ट के केस में देख रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे फिर
एक चीज और आपने देखी होगी कि गवर्नमेंट डिस्करेज करने के लिए उस पर क्या लगाती है, ज्यादा टैक्स लगाती है। क्या लगाती है? टैक्स लगाती है। तो इसकी वजह से बच्चों एक फैक्टर निकल के आता है कि जो रिच लोग हैं केवल वही क्या कर पाते हैं, उसे अफोर्ड कर पाते हैं। बट मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसमें, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसमें भी वो अफोर्ड कर पाते हैं जो जहाँ जो रिच है, जिनकी इनकम क्या है, ज्यादा है। तो इससे इसमें कौन सा फैक्टर लग जा रहा है बच्चों? इकोनॉमिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर? इकोनॉमिक। मेन जो फैक्टर है, मेन फैक्टर है सोशल फैक्टर, सोशल एनवायरनमेंट है ना। और उससे फिर लीगल एनवायरनमेंट भी कनेक्टेड है। मैं आपको हेडिंग पढ़ा के आया था ना इसमें, जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बता रहा था किसके, बिजनेस एनवायरनमेंट के। इफ टोटल कार्ड का रुपीज ज्यादा होगा, R4 रिलेटेडनेस, इंटर रिलेटेडनेस। एक एनवायरनमेंट, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इस वाली केस स्टडी में हमें बहुत अच्छे से ये समझने मिला कि मेन फैक्टर तो सोशल है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे लीगल भी कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल फैक्टर भी क्या है, कनेक्टेड है इससे। ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? कुछ पूछना है आपको इसमें? चलो नेक्स्ट और देखता हूँ। एक के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे, जैसे बताओ यार। बेसिकली कम्युनिटी के लिए थ्रेट मत देखो ना, बिजनेस के लिए बताओ, बिजनेस के लिए कि एक बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी, दूसरे के लिए थ्रेट। अब ऐसे जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ऐसे तो बोल सकते हो तुम कि जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जो स्टॉक लगा के रखते हैं, जो अंडर द टेबल क्या करते हैं, सर्व करते हैं मोटा पैसा लेकर के, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है। जितनी ज्यादा गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाएगी उनकी तो महंगी बिकेगी उतनी, और है ना। और बाकी नॉर्मल जो लोग हैं जो खुले में लाइसेंस लेकर के क्या करते हैं, सर्व करते हैं, उनके लिए क्या है, थ्रेट है। इवन अगर इसमें मैं और देखूं तो और कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो मतलब जो शराब वगैरह बेचते हैं ये तो है ही है, टूरिज्म इंडस्ट्री हमने देख लिया, लेकिन जो होटल इंडस्ट्री है उनके ऊपर भी क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, नेगेटिव फर्क पड़ता है। क्योंकि जो बाहर के जो लोग घूमने के लिए आते हैं, अब उन्हें एंजॉय करनी होती है अपनी ड्रिंक, लेकिन रमजान के टाइम में या नॉर्मली भी वो क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं। ठीक है ना। या कई बार उन्हें बिजनेस मिल ही नहीं पाता। क्यों नहीं मिल पाता? लोग पहले ऐसे मान लिया कोई बंदा पहले ऑलरेडी 1-2 बार इजिप्ट गया हुआ है ना, वो अब जा रहा है, उसे पता है कि भाई वो पहले ये, और वो क्या है ना, वो ड्रिंक लेता है, तो अब वो ऐसे ही होटल की तलाश करेगा, वहां पे पहले से सर्च करके जाएगा कि जिसमें से ड्रिंक मिल जाएगी। ठीक है ना। तो नॉर्मली जो नहीं करते ड्रिंक सर्व, उनको क्या हो रहा है, धंधे का लॉस हो रहा है। तो ये चीज है, मतलब मैं यहाँ पे किसी भी चीज को ऐसे शराब को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो जस्ट एक केस स्टडी समझा रहा हूँ, है ना। तो अब पीने वाले पियेंगे, नहीं पीने वाले नहीं पियेंगे, मैं जस्ट एक केस स्टडी सोशल एनवायरनमेंट की डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा ऐसा मोटिव कोई नहीं है कि मैं शराब के कंजप्शन को ज्यादा ऐसा एनकरेज कर रहा हूँ। ठीक है। केवल यही मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाई, और भी बहुत सारी वीडियो दिखाई मैंने। खैर, इसके बाद बच्चों अभी रक्षाबंधन का माहौल है, रक्षाबंधन आने वाली है, तो एक वीडियो उसके भी रिगार्डिंग देखो। राखी बांधने के बाद ना उसे अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाना है, छोड़ आना। यार मॉम, मैं नहीं जा रहा अभी ड्राइव करके, मेट्रो ले लेंगे। छोटी बहन है तेरी, जरा भी फिक्र नहीं है। अच्छा फोन कर जरा, पता नहीं कहाँ रह गई। सॉरी। ये मेरी रक्षा करने के लिए। ये एक और राखी क्यों? गिफ्ट एक ही मिलेगा। और ये मेरी रक्षा नहीं करने के लिए, कोचिंग के बाद मेरे पीछे पीछे आके जासूसी नहीं करने के लिए। रात के 10 बजे किसका फोन आया, ये नहीं पूछने के लिए। मेरा पासवर्ड जानते हुए भी मेरा फोन चेक नहीं करने के लिए। छोटी बड़ी हर लड़ाई में खुद लड़ पाऊं, इस बात का कॉन्फिडेंस देने के लिए। मेरी लाइफ का हर डिसीजन मेरा ही हो, इस बात में मम्मी से लड़ने के लिए। मुझे सिर्फ एक छोटी बहन नहीं, अपने बराबर का समझने के लिए। You're the best brother in the world.
इस राखी अपने भाई को एक और राखी बांधिए, एक अपनी रक्षा के लिए और एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा के लिए। मोमेंट्स बाय Schmitten लग्जरी चॉकलेट्स, मोमेंट्स मेक मेमोरीज। हाँ जी, फेस्टिवल्स वगैरह ये सब किस में आते हैं? सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं। और इन्हीं को यूज करके डेयरी मिल्क बड़ा लिवरेज लेती है, बड़ा फायदा लेती है। बाकी दूसरी कंपनी ने भी स्टार्ट किया कि ठीक है इस राखी मेमोरीज बनाए, ये बनाए, वो बनाए, है ना। इनका कोई मतलब नहीं है उससे, इन्हें तो जस्ट अपना क्या बनाना है, धंधा बनाना है, ठीक है ना। इन्हें चॉकलेट बेचनी है, इन्हें और राखी से कोई मतलब नहीं है, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो आपको, ठीक है। कि एक राखी बांधने के लिए, हालांकि वो मतलब वो चीज इसमें हो सकती है कि सारे बच्चों को पता है कि जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि बिजनेस होता है लॉजिकल, बिजनेस कैसा होता है, और लोग होते हैं इमोशनल, लोग होते हैं इमोशनल। तो लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंस किया जाता है कि उनको उनके इमोशंस के साथ खेल करके क्या किया जाता है, बिजनेस को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है ना। तो वही बिजनेसमैन कामयाब है जो लोगों के इमोशंस से खेलता है भाई। टू बी ऑनेस्ट सच्चाई तो यही है, ठीक है ना। बाकी नॉर्मली तो बस लोग कर ही रहे हैं। खैर आगे बच्चों, एक लास्ट, आई थिंक इतना ज्यादा शायद रेलिवेंट ना हो लेकिन फिर भी देख लेते हैं, और नोट करके रखना आप, है ना। कि हाँ मैं पूछूंगा आपसे, नोट करके रखना कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस है, आप कैसे रिलेट कर पा रहे हो इस वीडियो को आपके कॉन्सेप्ट से, ठीक है। बेटा थोड़ा ओट्स तो खा ले, ग्रैप्स के साथ। नो थैंक्स मॉम। पापा वो कॉलेज जाने के लिए स्पोर्ट्स बाइक लेनी थी, थोड़े और पैसे मिल जाते तो। व्हाट? ना 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 मुन्ना ना, पहले मार्क्स लेकर आ तू बेटा, अपनी ना चला तू बेटा, जितने पैसे दिए उसमें बाइक लेके आ तू बेटा। नो वे डैड। क्यों? मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल लेके दी थी पास होने पर, तुमने कौन से तीर चलाए? मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, बस पढ़ाई में थोड़ा कच्चा हूँ, स्पोर्ट्स बाइक तो लेके रहूंगा, आपका ही बच्चा हूँ। भैया एक्स्ट्रा टेंशन चाहिए, अपना एक्स्ट्रा सामान निकाल के OLX पे बेच दी। बस क्लिक कर, अपलोड कर, फिर चैट कर और सेव कर, बस OLX ऐप डाउनलोड कर। ये मुंडी कब तक हिलानी है? पता नहीं, जब तक ऐड खत्म नहीं हो जाती। हाँ तो जमूर, ये दुनिया का सबसे अच्छा जादू। हाँ जी, बाप पैसे नहीं दे रहा तो घर का सामान बेच दो, है ना। सोशल फैक्टर है ना कि भाई बाप तो सबके पैसे देते नहीं है ना, बाप को तो इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, कह रहे उस चीज को भी कम, देखो घर का सारा सामान बेच दो, है ना, घर भी बेच दो, अपने आप को बेच दो, इनफैक्ट ज्यादा दिक्कत तो बाप को ही बेच दो। तो यार कंपनी कुछ कुछ भी लॉजिक लगाती है ना। और ये चीजें भाई एक जवानी में ये सारे जो फैक्टर्स है ये एक बच्चा झेलता ही है। बच्चे की बड़ी सारी डिमांड होती है, जी स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब बाप तो मना करेगा ही ना, हाँ बोलो ना, और बात सही भी है। लेकिन इन कंपनीज को पता है कि इसी इमोशन के साथ खेल करके बच्चे को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, बेच दो जो भी एक्स्ट्रा है OLX पे बेच दो। तो सोशल फैक्टर ये थोड़ा अच्छा देखना, ये अच्छे से देखना ये वाली। क्या? अरे यार तू क्या क्या नोटिस करता है? तेरी ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा डीप नहीं होती। केवल मेरा मकसद बिजनेस एंगल को यहाँ पे समझाना है, बाकी बहुत सारी चीजें लग रही होगी मुझे मतलब ही नहीं है उससे। केवल बिजनेस एंगल देखो कि, और बिजनेस एंगल भी वो वाला कि जो हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें इधर उधर की बहुत सारी चीजें होगी, है ना। फोकस उस पे करना है जो मेन चीज है, कहीं उसको छोड़ करके बाकी चीज। अरे तो मुंडी हिलाने में कौन सा बिजनेस है भाई? कौन है? उस्ताद
बनाएगा abracadabra, गिली गिली ना ताली। हाय तो बच्चा बूढ़ा जवान आदमी औरत फिर से इसी कबूतर को आदमी बनाएगा। दे दाना दे दाना। अबे तुम सारी चीजें छोड़ो, तुम ऐड देखो, ऐड किस चीज का है? इंश्योरेंस का। तुम तो उसके कबूतर में मजा ले रहे हो, ऐड तो देखो, ऐड किस चीज का है? वो कह रहे एनीथिंग कैन हैपन इन द लाइफ सो गेट इंश्योर्ड। ठीक है ना, इंश्योरेंस का ऐड है भाई। इंश्योरेंस का मतलब यार, कहाँ मार्केटिंग वाले कितना दिमाग लगाते हैं। कह रहे कि एक कुछ ऐसा सीन क्रिएट करेंगे कि कबूतर, उसके आदमी को कबूतर बना देंगे, गुब्बारा फोड़ देंगे, वो सब उनमें मिल जाएगा। उसकी वाइफ कह रही है अब किसको कौन सा इनमें से मेरे वाला। ठीक है ना, अब हमारा क्या होगा? ठंडा खाना? I mean, what kind of a 5-star hotel is this? I'm sorry, sir. अरे यार ठंडा खाना? All right, will you relax? नहीं यार, एक मिनट. You please call your chef. Sir, please, please just call the... Yes, sir. I'm the chef. My friend was just saying... Awesome! This biryani is superb. क्यों खाना? Sometimes it's okay to have a cold meal, but never when you're flying. Enjoy delicious hot meals aboard SpiceJet flights. SpiceJet, red hot spicy. अचार। शंभू। डैडी जी, आप ना एक बंगला बना डालो आपकी बेटी के लिए, और बंगले में ना एक बड़ा सा स्विमिंग पूल नाती नातियों के लिए। बंगले के बगल में एक फैक्ट्री आपके नाम की। दामाद जी, डैडी जी, आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? डैडी आप एक हो। ये लो, न्यूट्रेला सोया की बिरयानी। ये खाकर फिट हो जाओ, फिर सब कुछ खुद ही बना लोगे। 52% प्रोटीन, 99% फैट फ्री। न्यूट्रेला सोया, क्योंकि लाइफ की डिमांड है ज्यादा। आइए बेगम, एक सेल्फी हो जाए। बस आइए। अरे ये क्या, दुश्मन की सेना है क्या? ए सैनिक। नहीं नहीं, जहाँ बना बारात है किसी की। ठीक है, जाओ। बेगम, आप पाउच बनाइए। ठीक है। वेरी नाइस। अरे दुश्मन की सेना। अबे सैनिक, तुमने हमें गलत खबर दी। मोबाइल सिर्फ सेल्फी के लिए नहीं होता है। अगर आपने आज तक का ऐप डाउनलोड किया होता तो हमेशा सही खबर मिलती। तुमने हमारी आंखें खोल दी। चलो ऐप डाउनलोड करते हैं। क्या फायदा? आंखें खोल दे, आज तक सबसे तेज। ये बैग किसका है? मेरा है। ये भी मेरा है। Information services, deals on hotels, airports, taxis. Ask me. ये सब क्या है? अरे आंटी, आस्क मी ऐप। सब कुछ मिलेगा आस्क मी ऐप पे। अब ना कैश की जरूरत ना क्रेडिट कार्ड की, पेमेंट करो डायरेक्ट फोन से। आस्क मी पे, द बाप ऑफ ऑल पे ऐप्स। आंटी, अब ये सब अंदर कौन डालेगा?
हाँ जी, चलो। उसके बाद मैंने बैक टू बैक आपको 3-4 ऐड दिखाए। बता सकते हो आप कुछ तो रिलेट करके? नहीं भैया, बस हम तो ऐड देख रहे थे। कॉन्सेप्ट से हमें कोई मतलब नहीं, हम तो ऐड देख रहे थे बस। हाँ जी, कभी टेक्नोलॉजिकल कैसे था? टेक्नोलॉजिकल चलो बोल सकते हैं। अच्छा, उसमें कैसे? हाँ, वो महाराजा वाला। किंडल। किंडल का कैसे कि सोशल एनवायरनमेंट कैसे है कि ताकि मतलब एक दूसरे का पार्टनर है तो वो मतलब तुम कभी भी पढ़ो, से धूप में पढ़ो, है ना, रात में पढ़ो, तो दूसरे को दिक्कत नहीं होगी, है ना। ऐसे पढ़ो कि जैसे बुक ही पढ़ रहे हो। चलो वो तो बात अलग है कि स्पेक्स का भी बन सकता था ऐड। और कोई ऑब्जर्वेशन? नहीं, जाने दो भैया। कभी कभी क्लास के बीच में भी तो ऐड चाहिए। हमारी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी, हम तो ऐड देख रहे थे। छोड़ो। आई होप आपको सोशल एनवायरनमेंट क्या हुआ होगा ज्यादा अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? हो गया। नेक्स्ट है बच्चों टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आप मेरे को बताओ, टेक्नोलॉजी हमेशा कांस्टेंट रहती है या हमेशा टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है? इंप्रूव होती है। और टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने से क्या एक बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। अगर मैंने बच्चों पहली जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है, अगर मैंने वो इम्प्लीमेंट करके रखी है, ठीक है, और मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है और किसी दूसरे मेरे कॉम्पिटिटर ने नई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर ली, आप बताओ मेरे को कैसे नुकसान होगा? क्योंकि जब जब भी टेक्नोलॉजी क्या होती है, इम्प्रूव होती है, तो कॉस्ट कम होती है और एफिशिएंसी ज्यादा होती है। लेकिन हम तो उतने एफिशिएंट होंगे नहीं इन कंपैरिजन टू आवर कॉम्पिटिटर, क्योंकि उसने तो लेटेस्ट जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है वो इम्प्लीमेंट करके रखी है। तो जो हमारी कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही होगी, तो कस्टमर किस पे स्विच कर जाएंगे? हमारे कॉम्पिटिटर पे स्विच कर जाएंगे। तो इससे बच्चों हमें क्या होगा? नुकसान होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी का आना और मैंने उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट ना करना, मेरे लिए तो क्या कौन सा फैक्टर बन गया? नेगेटिव फैक्टर बन गया। लेकिन उसने इम्प्लीमेंट कर ली तो उसके लिए पॉजिटिव फैक्टर बन गया, और उसको वो बिजनेस टर्म्स में क्या देगा? फायदा देगा। ठीक है ना। बड़े सारे बिजनेस बच्चों ऐसे होते हैं जिनके अंदर रेगुलरली अपडेट आते रहते हैं, टेक्नोलॉजिकली अपडेट आते रहते हैं। बच्चों अगर कोई एक जैसे टाटा सोल्ट है, टाटा सोल्ट ने एक बार अपना कोई तो प्लांट लगाया जहाँ पे वो क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको? सॉल्ट को। कहाँ से? सी में से, ठीक है ना, समुद्र में से वो क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो शायद उनके बिजनेस में टेक्नोलॉजिकली इतने ज्यादा जल्दी जल्दी चेंजेस ना आए इन कंपैरिजन टू दैट कंपनी विच इज ऑपरेटिंग प्योरली ऑन अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो किस पे बेस होती है या किसके बेसिस पे चलती है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बेसिस पे चलती है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, या कोई भी आईटी कंपनी है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ठीक है, या टीसीएस है, टाटा टीसीएस है, ठीक है ना। चलो टाटा टीसीएस की बात करते हैं, क्योंकि मैंने टाटा सोल्ट का एग्जांपल लिया, तो टाटा टीसीएस का उसके साथ में बात करते हैं। देखो, दोनों कंपनी है किसकी? टाटा की है। टाटा टीसीएस भी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी उन्हीं की है, और टाटा सोल्ट भी उन्हीं की है। लेकिन सोल्ट वाले बिजनेस में टेक्नोलॉजिकली इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं आते, क्योंकि उन्होंने एक बार प्लांट लगा के रखा है। उस प्लांट को क्या करेंगे? वो अगले 5 साल 10 साल तक क्या करेंगे? यूज करेंगे। उसमें शायद इतनी जल्दी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ टीसीएस की, किसकी बात करूँ, तो उसमें टेक्नोलॉजिकली जल्दी जल्दी चेंज आएंगे कि नहीं आएंगे? जैसे कि अभी कभी चैट जीपीटी आ रहा है, कभी एआई के दूसरे टूल्स आ रहे हैं, है ना, और कभी सिस्टम में क्या हो रहा है, जो हार्डवेयर है उनमें अपग्रेडेशन हो रहा है, विंडो आ रही है दूसरी। अभी क्या है कि जो आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी के लिए उनके लिए मेन एसेट कौन है? उनके लोग, उनके एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉइज को उन्होंने क्या देके रखा है? एक सिस्टम, लैपटॉप देके रखा है। सारा काम उसी तरह चलता है। उन्हें कोई ऐसा प्लांट तो लगाना नहीं है
कि भाई कोई प्लांट लगाना है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने, टीसीएस ने, तो उनके जो बिजनेस ऑपरेशन चलते हैं वो किससे चलते हैं? लोगों से चलते हैं, और लोग जो सिस्टम ले रहे हैं उससे चलते हैं। अभी उन्होंने विंडो 10 वाले लैपटॉप दिए हुए सारे एम्प्लॉइज को अपने। अब विंडो में क्या आ गया? अपडेट आ गया। अब उन्हें क्या करना पड़ेगा? हर एक उसमें क्या करना पड़ेगा? विंडो अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कोई टेक्नोलॉजी क्या हो गई, लेट सपोज अभी वो क्या करते थे, कोई भी कोडिंग करने के लिए या कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए या कोई वेबसाइट बनाने के लिए अपने क्लाइंट की, वो कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज करते थे, लेट सपोज जावा यूज करते थे। क्या यूज करते थे? जावा। लेकिन वो अभी क्या यूज करने लगे? पाइथन यूज करने लगे, है ना, या सी प्लस प्लस, बड़ी सारी लैंग्वेज होती है। तो और उसके बाद क्या है, अभी तो क्या ही करते थे, अभी तो उनके एम्प्लॉइज कोड लिखते थे, क्योंकि अभी एआई के बड़े सारे टूल्स आ गए। तो अब मार्केट में ऐसे भी टूल्स अवेलेबल है कि जहाँ पे क्या होता है बच्चों, नो कोड टूल्स आते हैं, जहाँ पे आपको कोड नहीं डालना है। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, है ना, तो बस आप जस्ट उस एआई टूल को क्या दो, कमांड दो कि मेरे को एक ऐसी वेबसाइट चाहिए कि यहाँ पे इस तरह की टैब हो, उसमें एक होम टैब हो, एक कोर्सेज की टैब हो, या एक प्रोडक्ट की टैब हो, ठीक है ना, एक प्रोफाइल की टैब हो, और यहाँ पे कुछ बैनर्स चल रहे हो वगैरह वगैरह। इस तरीके से तुम उसमें अपनी रिक्वायरमेंट डालोगे तो कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, वो आपको एक जस्ट क्या बना के दे देगा, एक वेबसाइट बहुत अच्छी सी बना के दे देगा। तो अभी जैसे टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, तो जितने भी ये मैंने फैक्टर बताए, तो इन सारे फैक्टर को लेकर के टीसीएस को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, थ्रेट मिल रही है? थ्रेट मिल रही है। क्या मिल रही है? और थोड़ा दूसरे एंगल से देखें तो अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। अगर तुम इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो तुम्हारे लिए क्या है? थ्रेट है। भाई अगर नो कोड टूल्स आएंगे तो टीसीएस को तो दिक्कत रहेगी ना। जो लोग पहले टीसीएस से काम कराते थे, अभी वो क्या करेंगे? अब वो केवल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट से नहीं, वो नो कोड जो टूल्स आ रहे हैं उन पे कमांड डालेंगे, वेबसाइट उन्हें बन के मिल जाएगी उनकी, है ना। अच्छा, ये थ्रेट है। अगर वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो अपने आप को चेंजेस कर ले, अपने आप ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस कर लेंगे, तो उनके लिए क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात अगर हम करें कि जैसे विंडो अपडेट हो गई या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया जो हार्डवेयर में हमें अपडेट करना है, तो अभी तो हमने सारे लैपटॉप लिए ही थे, है ना। जैसे हमने i5th जनरेशन के लैपटॉप लिए, लेकिन अभी जो वर्किंग हो रही है वो ऐसी हो रही है हमारी कि उसके लिए हमें i7 चाहिए। मार्केट में i7 अवेलेबल भी है, ठीक है। तो हमें क्या करने पड़ेंगे? फिर सारे अपने लैपटॉप क्या करने पड़ेंगे? अपडेट करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। तो ऐसे में उस कंपनी का क्या जाएगा? ज्यादा खर्चा हो जाएगा, ठीक है ना, खर्चा हो जाएगा, कैपिटल नेचर का खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों टेक्नोलॉजी क्या डालती है? फर्क डालती है किसके ऊपर? बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि टेक्नोलॉजी कैसे इम्पैक्ट डालती है। मैंने एक प्लांट लगा के रखा था, वो प्लांट 1 घंटे में 100 यूनिट बना के देता था। लेकिन अभी जो मार्केट में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उतने एक ही घंटे में ऐसा प्लांट आ रहा है अब कि ऐसा प्लांट हम इंस्टॉल करा सकते अपनी फैक्ट्री के अंदर जो 200 यूनिट बना के देगा। अगर मैं 100 वाले पे काम कर रहा हूँ, दिक्कत कुछ नहीं है, मैं मार्केट में बना रहूंगा, बस जस्ट मेरी कॉस्ट क्या आएगी? ज्यादा आएगी। अगर मैं 100 वाले, वो जो पहले वाला ऑलरेडी जो प्लांट मैंने इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है, क्योंकि मैं 1 घंटे में कितनी यूनिट बना रहा हूँ? 100। अगला कितनी बना रहा है? 200। तो वो जब 1 घंटे में 200 यूनिट बना रहा है तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जब उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई तो मेरे से मार्केट में सस्ते में बेचेगा। जब सस्ते में बेचेगा और वही क्वालिटी या बेहतर क्वालिटी अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ, तो मार्केट में कस्टमर ज्यादा उसको प्रेफर करेंगे और हमारे को कम करेंगे। तो ऐसे में मैंने भी क्या करना चाहिए? टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कराना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली साउंड बनना चाहिए। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी बिजनेस के ऊपर क्या डालता है? फर्क डालता है, ठीक है। देखो, इट इंक्लूड्स साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आते हैं? जो नए नए क्या हो रहे हैं? साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अभी ऑटो पायलट मोड आ रहा है, तो जितने भी जो कार मैन्युफैक्चरर है वो सारे बिल्कुल क्या है? बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर के सारी चीजों पे नजर रखे हैं, क्योंकि अगर ये आ गया तो एक तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी के आने से किसकी जॉब जाएगी? फिर जो ड्राइवर्स वगैरह है उनकी जॉब जाएगी। बात समझ में आ रही है ना बच्चों आपको? तो कह रहे हैं कि इट इंक्लूड्स साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स। जो साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स होते हैं या जो इनोवेशंस होती है कि काम को करने के बेहतर तो तरीके जो हम पता लगाते हैं, तो इनसे ना फर्क पड़ता है। विच प्रोवाइड अ न्यू बेस फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स, जिनसे एक हमें नया बेस मिलता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। पहले हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी एक नया बेस मिला है हमें।
अब हम 200 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं उतने टाइम में, ठीक है ना। प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर ऑपरेटिंग अ बिजनेस, और नए नए क्या पता चलते हैं हमें, मेथड पता चलते हैं, है ना। जो नए नए मेथड आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो आ रही है एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ये सारी चीजें इम्पैक्ट डालती है एक बिजनेस के ऊपर, और ये सब किसका पार्ट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑलवेज ब्रिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट। टेक्नोलॉजी बच्चों हमेशा इंप्रूव होती है, ऐसा तो नहीं है कि अगर आज मार्केट में क्या चल रहा है, लेट सपोज ये एलईडी चल रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि बच्चों अब मैं ऐसा टीवी लेके आऊंगा जिसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा तो तुम बोलोगे ये क्या भैया, तुमने क्या रॉकेट साइंस किया है। जो टेक्नोलॉजिकली हमेशा जो एक बिजनेस होता है वो हमेशा इंप्रूव करता है, साउंड होता है ना, पहले से और बदतर नहीं होते। तो यही तो बोल रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑलवेज ब्रिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स। टेक्नोलॉजी जब जब भी इंप्रूव होती है ना, हमेशा इंप्रूव ही होती है, डिग्रेड तो होती नहीं है। यार ऐसा होगा कि कोई इंसान बाइक बना करके अब वो पीछे आएगा कि साइकिल बनाएगा, है ना, कुछ तो ऐसा करेंगे। अब अगर मैं आज ये बोलूं आपको कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो सकता है कि जस्ट एक हमने अपनी कलाई पे एक बैंड बांधना है और उसमें हमने एक बटन को क्या करना है, प्रेस करना है, और मेरे को अगर कहाँ पे जाना है, मैं अपने मन में सोचूं कि मेरे को कनाडा जाना है, तो मैं बस कनाडा ही निकलूं वहां पे जाके। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भैया क्या बकवासबाजी कर रहे हो, ये ऐसा कोई ना हो सकता है बच्चों, कुछ भी हो सकता है। आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले किसी ने सोचा था कि हम जस्ट यहाँ पे होंगे और एक कोई छोटा सा हमारे पास डिवाइस होगा, हम उससे उस बंदे से बात कर सकते हैं जो कहीं पे भी है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में है। तो ये बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सा लगता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है। एक छोटे से डिवाइस से हम क्या क्या नहीं कर सकते बताओ, सारी चीजें तो कर सकते हैं छोटे से डिवाइस से, ठीक है। और अगर मैं अभी ये बोलता हूँ कि हम कोई ऐसा बटन दबाएंगे और जिससे कि हम सब्स्टिट्यूट होकर के वहीं पे निकल जाएंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक टाइम पे बच्चों जब एरोप्लेन बनाया था, ठीक है ना, जिन लोगों ने एरोप्लेन बनाया था तो वो ऐसा बोलते थे कि हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे लोहे की जो उड़ेगी। लोगों ने उन्हें बहुत मारा, जेल में डाल दिया। अरे पुलिस वालों ने पीछे से फट्टे बजाए, कह रहे बोलो, अब बोलेगा कि नहीं ऐसी मशीन बनाएंगे कि जिसमें लोग उड़ेंगे। कह रहे ऐसा होता नहीं, लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला नहीं बनाएंगे, है ना। वो छुट के आ गए बाहर, और जब छुट के आए बाहर तो वो फिर लग गए अपने काम पे। कह रहे अब तक बनी थी या नहीं बनी थी, अब तो जरूर बनेगी, है ना। तो हम देखते हैं कि जो बर्ड्स वगैरह होती है वो उड़ सकती है, लेकिन कभी किसी ने एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी थी कि इंसान भी एक दिन ऐसे उड़ेगा, बादलों को चीरते हुए जाएगा। यस और नो, लेकिन पॉसिबल है। अभी आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है ना। अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर रही है, तो बड़े सारे केस आप ऐसे आपको मिल रहे होंगे, सुनने मिल रहे होंगे कि भाई वॉइस क्लोन कर ली, है ना, और वॉइस क्लोन करके उन्हीं के उसमें, मतलब जैसे लेट सपोज हम लोग हैं तो हमारे ही रिलेटिव की किसी की वॉइस क्लोन कर ली, और हमारे कोई किसी अननोन नंबर से कॉल आई कि भाई साहब मैं ऐसे मुसीबत में हूँ और वो पैसा क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। बिल्कुल हमारे रिलेटिव की वो क्या है, हमारे घर वालों की क्या है, वो बिल्कुल आवाज है, जस्ट किसका यूज करके, एआई का यूज करके। तो ऐसे इसके बड़े सारे क्या है, नेगेटिव भी इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव। तो जैसे यूज करोगे आप, इंटरनेट के फायदे भी है, नुकसान भी है ना। लोग फायदे में भी यूज करते हैं, अपने आप को बर्बाद करने में भी यूज करते हैं। बिल्कुल, जैसे जस्ट जो आजकल जो है ना, जो डिजाइनर है, जो इंटीरियर डिजाइनर है, इनके लिए तो बड़ा मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी, थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। थ्रेट ऐसे है कि जो पुराने वो मैनुअली क्या करेगा, डिजाइन करेगा चीजों को, वो तो अब वो छुक करके लगा ही रहेगा। लेकिन अब तो क्या है ना, वो देखो ना आप, जो VR ग्लासेस आ रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी, रिलायंस उस पे काम कर रहा है। अभी मैं इसकी केस स्टडी भी डिस्कस करनी है मेरे को बेसिकली। हाँ जी, आज तो नहीं कर पाऊंगा मैं, आज तो केवल इसका टेक्स्ट पढ़ा पाऊंगा, कल इसकी केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे, वीडियोस वगैरह। हाँ, तो अभी क्या है ना कि अब आप आपके सिस्टम में क्या करो, सिंपल आप उसमें वो डालो डायमेंशंस, ठीक है, और वो आपको जो एआई के जो टूल्स है वो आपको खुद डिजाइन करके देंगे। इनफैक्ट आप क्लाइंट को साथ में बैठाओ आपने आपके घर को उसका इंटीरियर कराना है, तो वो ना डिफरेंट टाइल्स, है ना, कहाँ पे वार्डरोब होगी, फैन कैसा होगा, वो सारे ऑप्शन उसमें क्या करके दिखाता है, कॉम्बिनेशन बना के दिया, बिल्कुल रियल लाइफ में, बिल्कुल
ऑन द स्पॉट, है ना। और जो क्लाइंट जो भी चीज फाइनल करता है वो साथ में जो मीटिंग करके जो इंटीरियर डिजाइनर है और जो क्लाइंट है वो बैठ करके जो भी फाइनल करते हैं कि देखो ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये ऐसा हो सकता है। अब पहले ऐसा नहीं था ना, पहले तो बस जो एक बार बन गया, जो तुमने डिसाइड किया वो आपको अब हकीकत में दिखेगा, या तो वो ऑन पेपर दिखा आपको, बस वही ऑप्शन जो आपने बेस्ट एंड बेस्ट अपने मन से सेलेक्ट किया वो आपको बस हकीकत में दिखेगा, उसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते। लेकिन आप अभी जब वो प्लानिंग कर रहे हो, जब वो फाइनल कर रहे हो, तभी आप 100 डिजाइन 1000 डिजाइन बना लो, आप इसके साथ ये, इसके साथ ये, बिल्कुल जस्ट वो क्या करना है आपको, एक जस्ट क्लिक पे, है ना, पंखा चेंज हो जाएगा, गेट चेंज हो जाएंगे, और डिफरेंट वो आपने उसने आपको सॉफ्टवेयर ने आपको इतनी चॉइस दे दी कि आप सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। और फिर वो चीज वो फाइनल करके वो क्लाइंट को VR ग्लासेस दे करके उसे वर्चुअल रियलिटी में दिखा रहे हैं कि वो फील कर पा रहा है। अभी बना कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर है बस, लेकिन वो पूरा फील कर पा रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे मेरी वार्डरोब है, ये बेडरूम है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये गैलरी है ना, ऐसे हमारी सीढ़ियाँ होंगी, तो ये वो वाली सारी चीजें। तो बच्चों ये एक्सपीरियंस, जैसे टेक्नोलॉजी है तो ये एक्सपीरियंस क्रिएट कर रही है ना, जहाँ पे लोगों को टाइम भी सेव हो जा रहा है, ऑप्शन ज्यादा मिल रहे हैं और बेहतर फील हो रहा है। अब मान लिया अगर मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, मैं तो वो पुराने वाले सारे मेथड यूज करता हूँ, है ना, और तुम भी इंटीरियर डिजाइनर हो, तुम वो सारी नई टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, जिससे तुम अपने क्लाइंट का एक्सपीरियंस बेहतर कर रहे हो। तो आप मुझे बताओ, क्लाइंट मेरे पास आना चाहेगा या आपके पास जाना चाहेगा? और जबकि मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूँ, मैं तो वो प्रॉपर ड्रॉ कर रहा हूँ ना, लेकिन फिर भी आप शायद कम भी पैसा ले सकते हो, शायद ज्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, है ना। आपकी मेहनत कम लगेगी, मेरी मेहनत ज्यादा लग रही है, लेकिन फिर भी कस्टमर किसके पास जा रहा है? आपके पास जा रहा है, बिकॉज तुमने क्या किया है, टेक्नोलॉजी को क्या किया है, यूज किया है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑलवेज ब्रिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स। आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चों, आप कोई भी नोटिंग नहीं करते, इतने सारे एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं लेकिन कोई नोटिंग नहीं करते आप। जैसे मैंने इस लाइन पे ही, चलो फाइनल यही देख लो ना, इस वाली लाइन पे जो ब्लू वाले जो वर्ड्स है, इसमें मैंने आपको इंटीरियर डिजाइनर का एग्जांपल दिया। अब कई बार ऐसा होता है कि कई बार मैंने देखा है कि हमने जो चीज क्लास में डिस्कस की है ना, बस वही केस स्टडी बन के आ जाती है CBSE के पेपर में, वही सारी चीजें। क्योंकि मैं आपके साथ जो एग्जांपल डिस्कस करता हूँ वो बिल्कुल रियलिटी वाले, जो करंट के जो केस स्टडीज है, जो मार्केट में चल रहा है, वो वाली सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन आप कभी कभी लिख लेते हो, कभी कभी लिखते नहीं हो। तो गुजारिश यही करेंगे हम आपसे कि हमेशा लिखे आप कि इस वाली लाइन पे, इस वाले कॉन्सेप्ट पे कौन सा कॉन्सेप्ट दिखाया था, कौन सी वीडियो दिखाई थी, तो चीजें रिकॉल हो जाती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑलवेज ब्रिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट। टेक्नोलॉजी जब भी चेंज होती है तो तब क्या लेके आती है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट लेके आती है। जो कस्टमर का, जो क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस होता है वो बेहतर होता है। एग्जांपल लिख लेना इंटीरियर डिजाइनर वाला जो एग्जांपल मैंने दिया। एंड मोर बेनिफिट्स फॉर कस्टमर, ज्यादा बेनिफिट है कस्टमर को मिलेंगे इसमें। फॉर एग्जांपल डिजिटल वॉचेस एंड जेरोक्स मशीन, यहाँ पे एग्जांपल और दूसरे लिखे हैं मैंने, और दूसरे डिस्कस किए और भी लेटेस्ट किए हैं। पहले क्या होता था, अब बेसिकली एक टाइप से जो अब घड़ी जो बांधते हैं ना लोग, वो बस शौक के लिए बांधते हैं। किसके लिए बांधते हैं? टाइम देखने के लिए। तो मुझे तो लगता नहीं है कि जो घड़ी का जो ट्रू पर्पस था वो तो अभी उसके लिए तो लोग बांधते ही नहीं है घड़ी। क्योंकि आजकल तो क्या डिजिटल वॉचेस आ रही है, वो जस्ट इसलिए नहीं, कुछ तो वो एप्पल का शो ऑफ करने के लिए, एक बात है ना। दूसरी बात कि उसमें वो ऐसा कनेक्ट, मतलब वो जो एप्पल ने ऐसा कनेक्शन बनाया, पूरा इकोसिस्टम ऐसा बनाया है जो हमने कहाँ पे देखा था जब शुरू में देखा था। हाँ, कि उन्होंने पूरा ऐसा सिस्टम, इकोसिस्टम अपना डेवलप किया है कि वो सारा जो उनकी जो वॉच है वो उनके किससे, उनके मोबाइल से कनेक्ट है। ठीक है ना, उसमें आप, हाँ, उसमें बड़ी सारी चीजें आप देख सकते हो, आप कितना चले, आपकी हार्ट बीट क्या चल रही है, पल्स क्या चल रही है ना, आपने कितनी कैलोरी बर्न की, कॉल्स भी कर सकते हो आप, है ना। अगर अभी कहीं पे उस पे आप 2 व्हीलर पे क्या जा रहे हो तो आपको मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं है ना, तो वहीं से रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह की ये जब फैसिलिटीज मिल रही है लोगों को, तो इससे लोगों की लाइफ भी क्या होती है, बेहतर होती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो नॉर्मल घड़ी होती है उसमें ये सारे फीचर नहीं होते, और वैसे भी आजकल तो टाइम के लिए कोई घड़ी बांधता ही नहीं है। नेक्स्ट है जेरोक्स मशीन। ये समझते हो आप, जेरोक्स मशीन फोटोकॉपी करने के लिए। पहले हमने, जब मैं DAV में पढ़ता था और 5th-6th क्लास की बात होगी ये, तो बच्चों हमारे स्कूल में वो आता था, जैसे लेट्स सपोज कल को छुट्टी है तो पर्चे बंटते थे, छोटे छोटे पर्चे बंटते थे लास्ट वाले पीरियड में,
और जैसे इंटरवल के बाद वो भैया पर्चे छापने चालू कर देते हैं। हमारे यहाँ पे एक वो रिक्शा वाले भैया थे, वो पर्चे छापते थे, और पर्चे मतलब उस टाइम पे, आज तो डीएवी पब्लिक के अंदर होगी जेरोक्स मशीन होगी, 2-3 मशीन लगा के रखी होगी इन्होंने, है ना, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, पेपर छापने वगैरह वगैरह। लेकिन उस टाइम पे ना एक कुछ छोटा सा कुछ उन्होंने सिस्टम बना के रखा था, उसमें इंक थी और उसमें वाइपर ऐसे फिरते रहते थे, वो वाइपर चलाते रहते थे। शादी के कार्ड छापने में आज भी शायद वही चलती है, वही वाली टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और वो ऐसे ऐसे उस पे वाइपर सा चलाते थे, और वो जो भी मतलब होता था उसमें छप जाता था। तो हम मतलब ये सुकून ये होता था कि इंटरवल के बाद वो भैया 6th पीरियड में 7th पीरियड में छापना शुरू करते थे, और जो लास्ट वाला पीरियड होता था उसमें वो पर्चे बढ़ते थे। मान लिया हम पानी पीने के लिए गए या टॉयलेट के लिए गए, तो हम देख के जाते थे वहां पे, अरे भैया आज तो कुछ पर्चे छाप रहे, भैया कहीं के पर्चे छाप रहे, कह रहे कल की छुट्टी है। बस हम क्लास में जाकर के इसका वेट करते थे कि वो पर्चे आएंगे पर्चे आएंगे पर्चे आएंगे। खैर ये तो एक मैं मतलब अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली मेरे को समझाना क्या है यहाँ पे कि पहले वो भैया लगे रहते थे, वो छाप रहे 2-2 3-3 घंटे तक छाप रहे, पेपर छाप रहे, फिर उसे क्या कर रहे हैं, वो कटिंग करके वो क्लास में बढ़ रहे। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है, वो भैया का काम ही खत्म कर दिया किसने, जेरोक्स मशीन ने। अब तो तुम एक जस्ट कमांड दो, अपना काम करते रहो, एक कमांड दो, वो अपने आप निकल जाएंगे पूरी एफिशिएंसी के साथ। कन्वेयर बेल्ट देखा आपने, कन्वेयर बेल्ट प्रोडक्शन लाइन में कितनी तेजी स्पीड से अमूल की केस स्टडी दिखाई थी मैंने आपको यहाँ पे। कन्वेयर बेल्ट देख रहे थे कितनी तेजी से चल रही थी वो, है ना, बहुत तेज स्पीड के साथ। तो ये एफिशिएंसी आती है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है सारा। तो जेरोक्स मशीन हो गया। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी चेंज कैन प्रोवाइड, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सही तो पढ़ रहा हूँ। टेक्नोलॉजी चेंज कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज थ्रेट्स। जो टेक्नोलॉजी चेंजेस है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसे ना टेक्नोलॉजिकल कर लेना। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंज कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज थ्रेट्स। जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है वो हमेशा क्या प्रोवाइड कराता है आपको, अपॉर्चुनिटीज भी और थ्रेट भी। तुम इंप्लीमेंट कर लोगे टेक्नोलॉजी को तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, नहीं करोगे तो वही चीज तुम्हारे लिए क्या बन जाएगी, थ्रेट बन जाएगी। किसमें दोबारा बता। वो क्या होता है ओपीडी सर्किट? हाँ। तो वो डिटेक्ट कर देती है। हाँ। ऐसे में किसको हेल्प हो जाएगी, जो मैकेनिक वगैरह है उनको हेल्प हो जाएगी, पूरी गाड़ी का अंचर पंचर नहीं निकालना पड़ेगा, पहले ही वो मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे। ऐसे मैंने उसके लिए बताया था आपको कि गूगल एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आई है कि जिसमें आपकी वो बॉडी में एक तो टेस्ट रन करेंगे, पूरी बॉडी में आपकी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी एमआरआई, सीटी स्कैन, हार्ट बीट, सब क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी। बॉडी के किस पार्ट में क्या दिक्कत है वो पहले ही पता पड़ जाएगा। मल्टीपल वो जो टेस्ट लिखते हैं ना डॉक्टर, ये करा के एमआरआई करा के आओ, सीटी स्कैन करा के आओ, अभी एक्सरे करा के आओ, उसकी जरूरत नहीं है। एक टेस्ट में वो सारी तो मेडिकल जो भी क्या है, जो पूरी मेडिकल इंडस्ट्री है, इनफैक्ट ये जो टेस्टिंग वगैरह होती है, ये पूरी ड्रामेटिकली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये सेम कॉन्सेप्ट ये तुम बता रहे हो इसमें। हाँ। पार्किंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, एक ही पॉइंट यू टर्न। तो ये साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स है ना, कि अब पार्किंग की दिक्कत है, मान लिया हमने लगा दी पार्किंग में गाड़ी, बगल में कोई लगा के चले गए, अब बताओ कैसे करें, ठीक है ना। अब भारत माता की टेंशन ही नहीं है, 90 डिग्री पे लगाओ और सीधा पूरा सीधे, हाँ, चाहे कैसे भी करो, इधर को निकालनी हो, इधर को निकालनी हो, उधर को निकालनी हो। किनके लिए, किसके लिए, उनके लिए कम जगह लगेगी, ठीक है ना। तो अब ये कंपनीज वालों के लिए वैसे तो थ्रेट हो सकती है, लेकिन इंप्लीमेंट कर लेंगे तो अपॉर्चुनिटी। और जो पार्किंग वाले हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि उनको कम स्पेस में ज्यादा गाड़ी क्या हो जाएगी, पार्किंग हो जाएगी उनकी, उनको कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा, है ना। अब देखो इसका, अब हाँ ध्यान से सुनो बच्चों, जैसे जनरल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कौन सा है, जनरल। इसी एग्जांपल को देखो, इस एग्जांपल में जो कार मैन्युफैक्चरर है उनके ऊपर तो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, तो जो जनरल एनवायरनमेंट है वो डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहा है, लेकिन पार्किंग वाले के लिए डायरेक्ट इंपैक्ट है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है।
और मजे की बात है दोनों के लिए क्या है, पॉजिटिव है। अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनके लिए पॉजिटिव, और इसके लिए तो है ही पॉजिटिव क्योंकि कम स्लॉट लगेगा। समझ में आ रही है बच्चों बात? फॉर एग्जाम्पल देखना, रोबोटिक्स, फूड प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स एंड लेजर्स। लेजर से भाई क्या 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 नहीं होता, बहुत कुछ होता है लेजर से, ठीक है ना। कपड़ों के ऊपर डिजाइनिंग होती है लेजर से, है ना। लेजर से आप आपका स्पेक्ट भी क्या करा सकते हो, रिमूव करा सकते हो, तो टेक्नोलॉजिकल है। उससे हेयर रिडक्शन भी होता है ना। एक टेक्नोलॉजी होती है LHR, होती है LHR, टैटू वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। तो लेजर देखो कितने काम में आती है। और फूड प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स, ऐसे ऐसे केमिकल सारे जिनसे आप फूड की जो लाइफ है, जो पेरिशेबल नेचर की जो चीजें है, उनकी लाइफ को क्या कर सकते हो, थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो। रोबोटिक्स, है ना। जैसे अब पहले क्या था बच्चों, पहले 1000 लोग काम कर रहे थे, अब उन 1000 लोगों को काम एक JCB कर देती है, तो बाकी 1000 लोग क्या करते हैं, वो उसके पीछे पीछे देखते हैं क्या कर रही है। तुमने देखा ना अपने मोहल्ले में, देखना कभी कभी, मैंने अभी लॉकडाउन में देखा, लॉकडाउन में हमारे मोहल्ले में क्या करके गए, वो सबके वो बाहर के जो भी स्लैब वगैरह जो बना के रखते हैं ना, वो सब तोड़ के गए। अच्छा, तो मैं यार बड़ा एकदम से मैं अंदर पढ़ रहा था, तो अचानक से क्या हुआ कि बाहर बहुत शोर सा हो रहा था, तो मैं आके देखने लगा कि हो क्या रहा है। भाई JCB अपना काम कर रही है, 1000 लोग उसे देखे पूरे, मतलब उसे छोड़ने जा रहे हैं, पूरा उसके पीछे पीछे चल रही है, देख कर कैसे रही है। तो अब क्या करेंगे बेसिकली, जब JCB ने बेरोजगार कर ही दिया, तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे ये कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो ये रोबोटिक्स वगैरह जो भी क्या मूवमेंट हो रहा है, ये सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। एक चीज और शायद मेरे को कोई डिस्कस करनी थी, कोई एग्जांपल मेरे बीच इन बिटवीन आ रहा था, अभी माइंड से स्लिप हो गया, खैर जाने दो। वायर, वो क्या नाम, एयरलेस ट्यूबलेस टायर, उसमें पंचर भी नहीं होगा। हाँ, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। पंचर वालों के लिए थ्रेट है, वेरी गुड। अभी लाया ना अच्छे अच्छे एग्जांपल बिजनेस वालों के लिए। पंचर वालों के लिए क्या है, थ्रेट है। अगर वायरलेस वो जो ट्यूबलेस टायर आएंगे, तो एक तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, है ना। इंश्योरेंस वालों को फायदा हो जाएगा, उन्हें क्लेम ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, और जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए थ्रेट हो जाएगी, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं होंगे तो उनका जो पेशेंट भर्ती होंगे वो कम हो जाएंगे, ठीक है ना। हालांकि अच्छी चीज है, हाँ। और पंचर वालों के लिए थ्रेट है। आप कुछ बोल, हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ की रोड उतनी सही नहीं है, इस वजह से। हाँ, तो ये एक चीज उनके लिए थ्रेट हो सकती है, उन कंपनी के लिए, कि वो ये अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे नहीं निकाल सकते, रूरल एरिया में जहाँ पे रोड्स वगैरह अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अब रोड अगर अच्छी नहीं हमारे यहाँ पे, मतलब इन द सेंस भाई आज के टाइम में तो फिर भी रोड बहुत अच्छी है, क्योंकि नितिन गडकरी साहब ने बड़ी सारी रोड, बड़े बड़े हाईवे बनाए हैं, है ना। लेकिन पहले तो बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, तो धीरे धीरे इंडिया भी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। जैसे फास्टैग वाला है, तो फास्टैग भी तो एक किसका एग्जांपल हो सकता है, टेक्नोलॉजी का एग्जांपल हो सकता है ना। अच्छा, नंबर प्लेट चेंज करानी पड़ेगी। हाँ हाँ, अब अभी फास्टैग के लिए क्या है, थ्रेट है। तो ये हमेशा रहेगा बच्चों, हमेशा हमेशा, मतलब सारे बच्चों को पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है। क्या होता है, तो फास्टैग के लिए थ्रेट हो जाएगी। जब फास्टैग आया था तो नॉर्मल किसको थ्रेट हो गई थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हुई थी ना, जो टोल पे लोग बैठे होते थे। फास्टैग से अब टाइम भी सेव हो गया और उनकी जॉब भी चली गई, ठीक है। लेकिन अब किसको थ्रेट मिलने लगी, फास्टैग को, या अगर कुछ नया सिस्टम आएगा तो, ठीक है ना। तो ये बोल रहे बच्चों, बस लास्ट बुलेट एक बार देख लो। पता नहीं यार, मेरे को मन में कोई एक चीज आ रही थी। अब क्या है ना कि परेशानी सी हो जाती है, दिमाग में बेचैनी सी हो जाती है कि अब अभी कोई चीज बतानी होती है ना, वो बीच में एकदम से कुछ हो जाता है कि वो माइंड से स्लिप हो जाती है, तो अंदर बेचैनी सी रहती है कि क्या बताना था, कुछ तो बताना था अच्छा, लेकिन वो भी आ नहीं रहा है। अगर ये नहीं नहीं, अगर कोई, हाँ अच्छा, ऐसा याद करने की भी कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, क्या बताने वाले थे। द हाईली अफेक्टेड इंडस्ट्रीज बाय टेक्नोलॉजी आर IT सेक्टर। जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है टेक्नोलॉजी से, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा बैंकिंग सेक्टर। देखो बैंकिंग में पहले क्या होता था, बैंक में वो मैनुअली एंट्री करते थे, कौन जमा करा के गया, अभी तो नहीं करते ना। अब तो सब ओरेकल, फिनेकल, इस तरह के सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, यूज करते हैं बैंक में, ठीक है ना।
तो बैंकिंग सेक्टर हो गया, और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंपनीज हो गई, ठीक है ना, तो इनके ऊपर बड़ा क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। अभी जैसे था ना बच्चों, एक मैं देख रहा था अभी, मैं बता भी रहा था आपको कि किसी ने ऐसी तो कोई वॉशिंग मशीन इन्वेंट की है जिसमें आपको जस्ट एक गिलास पानी डालना है तो उससे कपड़े धुल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, मतलब इस तरह के साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स होते रहते हैं, और ये सब बिजनेस को कैसे ना कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में। तो टेक्स्ट तो हमने इसका पढ़ लिया बच्चों, कल केस स्टडी डिस्कस करेंगे। वो तो नहीं, वो तो एक बार मैंने डिस्कस किया था। वो तो आर्टिफिशियल रेन वाला जो कॉन्सेप्ट आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है कि आर्टिफिशियली हम क्या करा सकते हैं, रेन करा सकते हैं। ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है। होपफुली शायद आपको केस स्टडी भी देखने मिल जाए एग्जाम में कि आईआईटी कानपुर ने ऐसा क्या किया है, आर्टिफिशियल रेन के लिए कुछ तो सिस्टम डेवलप किया है बड़े सालों से। पूरी कहानी बना के देगा नटशेल में, मैं तो बस नटशेल में बता रहा हूँ आपको। तो बताओ ये ऐसे में क्या होगा, ऐसे में फार्मर को हेल्प मिलेगी, है ना, कि जब हम चाहते हैं कि बारिश नहीं हो रही है तो बारिश करवा सकते हैं आर्टिफिशियली। तो बताओ ये कौन सा कंपोनेंट है जनरल एनवायरनमेंट का, सिंपल टेक्नोलॉजिकल है। तो इस तरीके से हो सकता है। बिल्कुल, सबमर्सिबल वालों के लिए क्या है, थ्रेट है, और बाकियों के लिए मतलब फार्मर्स के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। और जैसे कि पानी की भी क्या हो रही है ना, पानी की भी कमी हो रही है, तो उसमें केस में भी क्या रह सकती है, हेल्पफुल हो सकती है टेक्नोलॉजी। लेकिन हालांकि आईआईटी कानपुर ने इसके लिए बताया कि इससे कोई एनवायरमेंटली कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसका एनवायरनमेंट पे शायद मे भी पड़ भी सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, ठीक है। खैर बच्चों, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं हम, और कल केस स्टडीज देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।